वालेकुम स्टूडेंट्स, नए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने बात की थी किनेटिक एनर्जी और एनर्जी के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत ही क्यों आई। हमने एनर्जी को भी पढ़ा, फिर किनेटिक एनर्जी को भी पढ़ लिया, देन क्यों हम इस पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ रहे हैं। देन हम बात करेंगे कि हमारे पास हमें जो पढ़ाया जाता, हमें जो रट्टा लगवाया जाता कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट में हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। भाई हाइट की वजह से होती है, तो क्यों होती है हाइट की वजह से? हम ये क्या जादू होगा कि बंदा हाइट पे गया और उसमें एनर्जी आ गई? फिजिक्स कहती है कि हमें रीज़न दो क्यों हमारे पास हाइट में जाने से पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अगर यही डेफिनेशन दुरुस्त है कि हाइट में आने से ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, तो फिर जो स्प्रिंग की हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं उसकी एनर्जी तो ये होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो फिर क्यों हमारे पास, इधर तो हाइट का कोई चक्कर ही नहीं है, इधर कहाँ पे हाइट है, तो फिर क्यों हमारे पास ये वाली एनर्जी आ गई? अगर यही डेफिनेशन दुरुस्त है कि हाइट में आने से पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, यही हमें रट्टा लगवाया जाता है, तो फिर क्यों हमारे पास स्प्रिंग में ये वाली एनर्जी आ गई जो कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, और क्यों हमारे पास ये एनर्जी आती है? ये हम डिटेल से बात करेंगे, इसके ऊपर समझेंगे कि असल में पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। बच्चे इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं। बच्चे याद तो कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में हाइट की वजह से जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों हमारे पास हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी तो क्वेश्चन हमें आना चाहिए। देन हम इसके ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल को भी सोल्व करेंगे जो कि ईकैट और एमकैट में बार बार रिपीट होते हैं। तो मेरा नाम ज़हीद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। पहले तो एनर्जी के ऊपर बात की थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की काम करने की सलाहियत को, काम करने की कैपेसिटी को, जितना ज़्यादा बंदा वो काम करेगा, जितना ज़्यादा उसकी सलाहियत होगी, उतनी ही उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, उतनी ही उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी को। तो स्टूडेंट ये वाली जो डेफिनेशन है ये आप एक दफ़ा एक साइड पे लिख के बस छोड़ दें। ऐसे एग्जाम में लिखने के लिए आप छोड़ दें कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट में हाइट की वजह से एनर्जी, इसको एक तरफ लिख दें और छोड़ दें बस एग्जाम में लिखने के लिए। इसके ऊपर तो हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हम असल पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग समझेंगे कि असल में पोटेंशियल एनर्जी यार है क्या, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसकी फिजिक्स है। तो बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। तो स्टूडेंट याद रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्या स्टूडेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्टूडेंट देख लो इधर कोई भी हाइट का जिक्र कोई नहीं है। असल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ही ये है, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जितना ज़्यादा वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये आप प्यारी सी डेफिनेशन लिख लें। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आपने ये डेफिनेशन नहीं पढ़ी तो आप इसको लिख लें, आप इसको देख आपने साइड पे लिख लें कि वर्क पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या होती है? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब अगली बात आती है कि वर्क डन तो हमें आता है, हमने पढ़ लिया है। वर्क डन क्या होता है कि जब फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे और ये वाला ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क होगा। ये तो वर्क हमने पढ़ लिया। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? तो हमने स्टूडेंट पीछे पढ़ा था वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। तो वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड में जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड भी एक कंजर्वेटिव फील्ड है। और उसकी निशानी क्या थी, उसकी पहचान क्या थी कि उस फील्ड में दो पॉइंट्स के दरमियान जो वर्क डन होता है वो डिपेंड ही नहीं करता पाथ के ऊपर। आप जिधर से मर्जी घूम फिर कर जाएं, अगर आप उन दो पॉइंट्स के दरमियान जा रहे हैं तो वर्क आपका हमेशा सेम आएगा। आप जिस मर्जी पाथ से जाएं, अगर दो पॉइंट्स के दरमियान दो पॉइंट सेम है, वो वर्क डिपेंड कर रहा होता है दो पॉइंट्स के ऊपर है। ये दो पॉइंट्स अगर सेम है, आप जिधर से मर्जी घूम फिर कर जाएं, वर्क डन आपका सेम लगेगा। और अगर आप इन दो पॉइंट्स को चेंज कर दें देन वर्क में भी चेंज आएगा।
डिपेंड किसके ऊपर कर रहा होता है, वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड में 2 पॉइंट्स के ऊपर। अगर 2 पॉइंट्स सेम एक फिक्स में रखे हुए पॉइंट जगह पे, तो चाहे जहां मर्जी से जाएं आप, उस पॉइंट के हमारे पास जो रास्ते होंगे उनका वर्क डन सेम होगा। और दूसरी उसकी निशानी थी कि क्लोज पाथ में वर्क डन ऑब्जेक्ट का 0 होता है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। अब वो उस ग्रेविटेशनल फील्ड में जो फोर्स होती है उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। जो उस हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड में जो फोर्स होती है उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और उसी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है उसके साथ अगर हम नेगेटिव साइन लगा दें तो वो वाला वर्क डन उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। क्या स्टूडेंट, दोबारा वही वाला वो कंजर्वेटिव फील्ड जिसमें कंजर्वेटिव फोर्स होती है, वही फोर्स अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करे, उस वर्क की वजह से जो ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर होती है उसी एनर्जी को हमने पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे दिया। इसी तरह तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी एक कंजर्वेटिव फील्ड है, इसलिए तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जो स्प्रिंग की फोर्स है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए तो हम पढ़ते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फील्ड है, इसीलिए तो हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा। इसलिए तो हम पढ़ते हैं, कभी आपने पढ़ा कि हमारे पास जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है, फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी, कभी भी आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होती। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी उस रीजन की आएगी, उस फोर्स की आएगी जो कि कंजर्वेटिव फोर्स होगी। कभी भी आप फ्रिक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी का असल डेफिनेशन, असल मीनिंग के कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दें तो वो बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की। अब अगली बात आती है जो हमें ये पढ़ाई जाती है, ये भी तो डेफिनेशन हमें पढ़ाई जाती है ना। अब इसको देखते हैं कि ये इसका क्या असल मीनिंग है, क्यों हमारे पास बॉडी के हाइट पे आने पे उसमें एनर्जी आ जाती है, क्या उसमें जादू होता है। अब हम उस जादू को देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि सपोज करो ये हमारी अर्थ है, ये स्टूडेंट हमारे पास होगी अर्थ, इधर हमारे पास पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट एक, ये एक छोटू सा बंदा इधर बैठा हुआ है। अब हमने इस बंदे को उठाकर इधर ले जाना है, इधर। अब हमने क्या किया कि इस बंदे को पकड़ा, हमने इस बंदे को उठाते 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 इधर आ गए, और यहाँ पे फिजिक्स कहती है कि एनर्जी उसमें आ गई mgh, जो हमें पढ़ाई जाती है। अब क्यों हमारे पास इस ऑब्जेक्ट में mgh एनर्जी आ गई, हम देखते हैं इस प्यारी सी डेफिनेशन से पोटेंशियल एनर्जी को। तो स्टूडेंट अब हमारे पास वर्क डन क्या होता है, एफ डी कोज एंगल, ये नेगेटिव हमने लगा लिया, ये साथ में आ गई पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे पास फोर्स कौन सी है स्टूडेंट, जब हम फोर्स लगा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले जाकर, तो उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। स्टूडेंट उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है ग्रेविटी की फोर्स की वजह से, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है। स्टूडेंट देखा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और नेगेटिव साइन उसकी हमारे पास डायरेक्शन को शो करता है। और अब हमने कहा कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो कंजर्वेटिव फोर्स, अर्थ की फोर्स उसको अपनी तरफ हमेशा हर वक्त खींच रही होती है। तो देखा हमने कौन सी फोर्स यूज की, कंजर्वेटिव फोर्स के। हम काम तो हम भी कर रहे हैं ना स्टूडेंट, हम उस ऑब्जेक्ट को पकड़कर उसके ऊपर फोर्स लगाकर ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन काउंट हमने कौन किसी की, कंजर्वेटिव फोर्स हमने काउंट की। अब हमारे पास फोर्स कौन सी होगी, कंजर्वेटिव फोर्स, वेट की फोर्स उस ऑब्जेक्ट की, जो कि इक्वल होती है m और g के इक्वल। तो फोर्स स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गई, mg, और डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया, ये वाला जितनी उसने उसकी हाइट है, ये वाला इधर से लेकर इधर हमारे पास जो बना वो इसकी हाइट होगी। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ गया, हाइट, ये नेगेटिव साइन लगाया, ये इसको बंद किया। अब बात करते हैं कोज एंगल की। तो स्टूडेंट हमारे पास अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही और बॉडी को हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, अर्थ उसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो दोनों में हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या होगा 180। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू आई, -mgh, और ये साथ में माइनस आ जाएगा इस 180 की वजह से।
तो फाइनली माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो एनर्जी आ गई mgh पोटेंशियल एनर्जी, जो कि कब आई, जब हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ने भी उसको अपनी तरफ खींचा, और जो वो अपोजिशन में वर्क हो रहा है वहीं उस ऑब्जेक्ट में वर्क स्टोर हुआ, और उस हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी बन गई जो कि mgh है। ये हमारे पास इस तरह फार्मूला आता है, डायरेक्ट हम ऐसे नहीं पढ़ लेते हैं कि हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये उसके पीछे फिजिक्स होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होता है, जो वर्क डन होता है, वही वर्क डन उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाता है। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब बात करते हैं हम एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल के ऊपर। ये तो असल में पोटेंशियल एनर्जी का मीन था, उसका मतलब था कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में हाइट की वजह से आती है। अब हम बात करते हैं, अब स्टूडेंट हम बात करते हैं एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल की। तो पहली बात तो ये एमसीक्यूज कहता है कि बताओ रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। वो ऑप्शन देते हैं mgh 0 to mgh नन। तो स्टूडेंट याद रखना, रेफरेंस पॉइंट वो वाला पॉइंट होगा जहाँ से हमने मोशन स्टार्ट करनी है, जहाँ से वर्क डन स्टार्ट होना है, जहाँ से हमारा काम स्टार्ट होना है, उस पॉइंट को हमने रेफरेंस पॉइंट का नाम दे दिया। अब रेफरेंस पॉइंट के ऊपर तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में होगी वो जीरो के इक्वल होगी, क्योंकि उस वक्त उस ऑब्जेक्ट में कोई एनर्जी स्टोर हुई नहीं है, ऑब्जेक्ट उधर का उधर पड़ा हुआ है, तो उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अब ये स्टूडेंट बहुत समझने वाला एमसीक्यूज है। वो कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जनाब, वो इधर अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है, अब उसको हमने उठा के इधर ले गए इस हाइट के ऊपर। वो कहता है कि इस पॉइंट के ऊपर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी अब उसने पूछा है, तो ऑप्शन उसने दी mgh, हमारे पास साथ में 0 to mgh और साथ में नन। अब वो कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ था, और ये इस अर्थ के ऊपर जब हमने इसको इस हाइट के ऊपर ले गए, तो बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो स्टूडेंट आपने ध्यान से खुद सोल्व इसको करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो इसकी अक्सर बच्चे इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, वो कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। तो इसके ऊपर इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। तो इसकी हमारे पास इधर काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी, mgh, और हमसे अपना एमसीक्यूज गलत कर देते हैं। स्टूडेंट वो समझते ही नहीं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं है पोटेंशियल एनर्जी के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो स्टूडेंट इधर ऑब्जेक्ट की अर्थ के ऊपर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अब जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट को हमारे पास हाइट पर जाना शुरू हो गया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसकी अगर इधर एनर्जी है तो वो इधर आकर सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या बन जाएगी, mgh, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमारे पास ये इसका जीरो ऑप्शन होगा। अब अगला स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज है। अब वो कहता है कि हमारे पास ये एक टेबल देता है, ये हमारे पास वो टेबल देता है। वो कहता है कि हमारे पास इसकी हाइट कितनी है अर्थ से, ये उसने अर्थ ले ली, ये उसकी हाइट है अर्थ से 2 मीटर। 2 मीटर की हाइट पर एक टेबल पड़ा हुआ है और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ऐसे। अब वो कहता है कि हमने इस ऑब्जेक्ट को उठाकर इधर ले गए यहाँ पर। वो कहता है कि इधर इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अगर आप इतना सा उसने लफ्ज ऐड कर दिया, रेफरेंस पॉइंट ये ले।
अब हम इसको, इसके ऑप्शन उसने दिए थे 60, 120, 180 या नन। तो स्टूडेंट अक्सर बच्चे हमारे पास इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि 2 मीटर ये वाला और इतनी इधर हाइट कितनी है 2 मीटर। तो वो कहते हैं कि इधर हमारे पास 2 मीटर है और इसका ऑब्जेक्ट का मैथ कितना है 10 kg का। वो कहते हैं कि 2 मीटर ये और 2 मीटर ये, टोटल कितनी होगी 4 मीटर की हाइट। तो वो 4 मीटर की हाइट के ऊपर ये वाला फार्मूला लगाते हैं। वो मैथ्स हमारे पास लिखते हैं 10, जी को भी 10 लिखते हैं और हाइट को 4। तो वो हमारे पास आ जाता है हाइट हमारे पास कितनी है 4, ये 1 और ये 1 हमारे पास ये 100 हो जाएंगे और ये हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी 4। तो हमारे पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई 400। इसको आप 400 कर दें। तो स्टूडेंट वो इसके ऊपर क्लिक करके आ जाते हैं, लेकिन उसने स्टूडेंट ये भी एक बात की कि ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस पॉइंट है वो ये टेबल है। तो हमने अभी बात की कि रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अब हमने यहाँ से काउंट करना है, हमने इस साइड को लेनी नहीं है। हमारा तो रेफरेंस पॉइंट ये है, हमें अर्थ से क्या, हमारा तो रेफरेंस पॉइंट ये वाला है जहाँ पर उसकी हाइट 2 मीटर है। तो हमने इस 2 मीटर हाइट को काउंट करना है। तो जब हमारे पास 2 मीटर की हाइट को लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, मैथ कितना है 10 है, जी भी 10 है और हाइट हमारे पास क्या है 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 200। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि इनमें से कोई भी असल ऑप्शन नहीं है क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के ऊपर उसकी एनर्जी 0 आती है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपको फील आ जाएगा कि कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब होता है और कैसे हम उसे पोटेंशियल एनर्जी को निकाल लेते हैं। इसको मिला लेते हैं, वो थोड़ा सा लंबा न्यूमेरिकल है। वो कहता है कि स्टूडेंट हमारे पास एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये उसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड है। अब वो कहता है कि ये एक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। अब जब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर लगी तो पोटेंशियल एनर्जी ये हमारे पास है 10 जूल इधर। अब वो कहता है कि बताओ, ये 0 है, ये हमारे पास कितना है 1 है। ये इतनी सी इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टूडेंट मुझे दे रहा है कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। 1 के ऊपर उसकी एनर्जी 10 जूल है। वो कहता है कि 2 3 के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास कैसे हम इस MCQ न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। तो स्टूडेंट हमने कहा कि हमारे पहले तो हम इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। जो उसने ये बात की है 0 1 और 2 3 इसका क्या मतलब है। तो इसको हम देखते हैं ग्राफ से, ऐसे बना लेते हैं इसको। स्टूडेंट हमारे पास वो कह रहा है 0, x की वैल्यू 0 है और 1 की, मतलब कि ऑब्जेक्ट जब इधर से इधर आया उसने कुछ ना कुछ हाइट को कवर किया। यहाँ पर जो उसकी एनर्जी थी वो कितनी थी 10 जूल। अब वो कहता है कि इधर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, उसकी एनर्जी 10 जूल है, उसके ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है। तो कहता है कि 2 3 के ऊपर उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो हमारे पास ये 2 ले लें और ये हमारे पास इधर 3 ले लें, मतलब कि ऑब्जेक्ट इधर आ गया, यहाँ से इधर आ गया। अब वो कहता है कि इधर 2 3 के ऊपर इसकी एनर्जी कितनी होगी, 2 3 के ऊपर इसकी एनर्जी क्या होगी, ये हमने निकाली। इधर इसकी 10 जूल और इधर हमारे पास उसकी एनर्जी क्या होगी। तो स्टूडेंट हमें पता कि पोटेंशियल एनर्जी, बेटा स्टूडेंट याद रखना हम हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, कभी भी हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम हमेशा बात करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास जब अर्थ की हमने निकाली थी वो कितनी आई थी mgh, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर उसकी कितनी थी, ये उसकी पोजीशन 2 थी और अर्थ वाली उसकी पोजीशन थी 1। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है 2 - 1। तो 2 के ऊपर उसकी कितनी एनर्जी थी mgh और अर्थ हमारे पास उसका रेफरेंस पॉइंट था तो उसके ऊपर उसकी एनर्जी 0 होती है। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं mgh।
हमेशा हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बात करते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये हमारे पास वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आ गया। अब डेल यू निकाल लेते हैं, ये माइनस आ गया। वर्क डन हमारे पास क्या होता है, एफ डॉट डी। अब हमारे पास फोर्स तो है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम निकाल लेते हैं। ये हमारे पास 0 1 है और ये 2 3 है। तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1, तो 2 में से 0 गया तो ये हमारे पास आ गया 2i प्लस y2 माइनस y1, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 2j। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। फोर्स हमारे पास कितनी है, 3i प्लस 4j और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 2i प्लस 2j। अब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 3 2 से मल्टीपल हुआ तो 6i बन गया प्लस 4 और 2 क्या बन गए 8। तो क्या बन गया हमारे पास फाइनली 14 जूल की एनर्जी आ गई। अब बच्चे स्टूडेंट इसको क्लिक कर देंगे, इसको ऐसे वो लिख के आ जाएंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास ये साथ में नेगेटिव है, ये साथ में नेगेटिव भी आ रहा है, तो वो बच्चे इसके ऊपर क्लिक करके आ जाएंगे और अपना एमसीक्यूज गलत कर लेंगे। स्टूडेंट इतनी मेहनत करने के बाद भी वो एमसीक्यूज गलत कर लेंगे। स्टूडेंट उसने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू आई है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, U2 माइनस U1। अब U2 के ऊपर हमारे पास क्या आई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये आपने इसने U1 के ऊपर दी थी, ये U2 की हमने निकालनी है, इधर इसकी क्या होगी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आई, माइनस 14 जूल। स्टूडेंट ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात है, ना कि 2 और 3 पॉइंट के ऊपर। U2 की हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमने निकालनी है, और माइनस ये हमारे पास कितनी है 10 जूल, तो ये इधर आकर प्लस में हो जाएगी। तो फाइनली U2 के ऊपर उसकी क्या एनर्जी होगी, माइनस 14 प्लस 10 माइनस 4 जूल के इक्वल उसकी एनर्जी आई। अब स्टूडेंट अगली बात समझने वाली ये है कि ये नेगेटिव साइन आ रहा है। जब हमने ये वाली एनर्जी निकाली थी तो उस वक्त क्या साइन था, प्लस का साइन था, mgh था। तो स्टूडेंट देखो उस वक्त हमने जो फोर्स ली थी वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ली थी, और उस वक्त जो वर्क हो रहा था वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था। हमारे पास अर्थ नीचे की तरफ खींच रही थी और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा था, इसलिए जो वर्क हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई वो पॉजिटिव आई। अब जब माइनस आई है तो इसका मतलब दोनों हमारे पास जिधर फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये था इसका असल मीनिंग, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, क्यों हमारे पास उसकी ज़रूरत पेश आई, क्यों हम उसको mgh लिखते हैं, किस तरह के MCQs और न्यूमेरिकल आ सकते हैं। आई होप आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।